मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ का पूरा प्रश्नोत्तर इत्यादि बचा दिया था। अब चर्चा हो गई थी ना, आ जाओ। इसके बाद भाषा के बारे में ये बचा था, इसको थोड़ा सा मैं पुनः बतला दे रहा। भाषा के बारे में पेड़ काटे जा रहे हैं, यह विवरण की तरह लिखा गया है। इसी बात को सवाल की तरह लिख सकते हैं। तो ये दिया है प्रश्न और ये उसके उत्तर। कैसे? जैसे दिया है, जंगल काटे जा रहे हैं। ये प्रश्न, क्यों काटे जा रहे हैं जंगल? पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? तो ये जंगल काटे जा रहे हैं तो सवाल बनता है कि वास्तव में जंगल को क्यों काट रहे हैं? क्या नुकसान होगा उससे? प्रश्न उठता है नहीं। उसी तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तब जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रश्न उठता है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, यानी अच्छा भोजन बच्चा मना नहीं मिला थे। कब नहीं मिला थे? प्रश्न उठे ना। वो इसमें बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं बच्चे स्कूल? ये सब प्रश्न बनता है जो पुस्तक में दिया, उसका उत्तर भी तुमको लिखने। ठीक है? ख, सवाल और विवरण में अंतर ये बनाना है। चाहिए के बारे में, मुझे केला चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में चाहिए अर्थ में क्या अंतर है बताइए, और इसके ही दो वाक्य बनाइए। देखें ना, मुझे केला चाहिए, चाहिए का क्या अर्थ है? आवश्यक की वस्तु को चाह रहा है, ये मतलब हुआ। मुझे स्कूल जाना चाहिए, तो यहां पर क्या है? यहां पर सूचित कर रहा है कि मुझे समय हो गया, स्कूल जाना चाहिए। इस तरह से शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग है। तो इसी तरह से अपने मन से भी शब्द लिख करके और वाक्य में बनाना है, जिनका के अलग अलग अर्थ। प्रश्न क्रमांक 3 देखो। बाल मजदूरी को रोकने के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों की चर्चा कीजिए। समझ में आया? क्या क्या प्रावधान है? अब आ जाओ, ये पाठ पूरा होगा। देख लो, इसको बता दूं। देखो, संवैधानिक प्रावधान क्या है? संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सीधे तौर पर बाल आश्रम के लिए संबोधित करते हैं। समझ में आया ना? हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 में ऐसा लिखा है, क्या? कि फैक्ट्रियों आदि में बाल श्रमिकों पर प्रतिबंध। समझ में आया ना?
औद्योगिक क्षेत्र में इन बच्चों से काम लिया जा रहा है, ये काम नहीं लिया जाना चाहिए। 14 वर्ष से कम कोई भी बच्चा फैक्ट्री या खदान या अन्य खतरनाक जगह पर काम पर नहीं जाना चाहिए। ये संवैधानिक प्रावधान है ना। अब आ जाओ बेटा 3.2 अकेले। शीर्षक को समझ रहे हैं ना। 3.2 अकेले। इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी। कौन लेखक हैं? मन्नू भंडारी। तुम लोग अपनी पुस्तक पे इस पाठ के कुछ अंश हैं जो महत्वपूर्ण हैं, रेखांकित कर लेना। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है से लेकर ऊपर से राधा भाभी उत्तरी तक। देख लो, ये तो संकेत हो गया। अब आ जाओ संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अकेली नाम पाठ से अवतरित हो गया है और इसके लेखक सुप्रसिद्ध कलाकार मन्नू भंडारी जी हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बुआ के प्रति वर्ष में एक बार माह के लिए घर आते हैं। बुआ के जो पति आए वर्ष में एक बार महीने भर के लिए वे घर आते हैं। तभी बुआ की स्थिति का वर्णन किया गया। व्याख्या देखो, लेखक कहते हैं कि बुआ के पति सन्यासी जी वर्ष में एक बार आते हैं और आए हुए हैं। पति पत्नी में कुछ कहा सुनी हो गई। तभी बुआ आंगन में आकर के बैठ जाती और एक कटोरी में तेल लेकर मालिश करने लग जाती। सन्यासी जी बुआ को कोसते ही रहते हैं। दोनों में बनती नहीं। फिर भी बुआ सन्यासी जी का खूब ख्याल रखती। पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, ये बुआ अच्छी तरह से निभा रही। इस एक माह में खूब पकवान बनाए जाते हैं और बहुत मौज मस्ती की जाती है। बुआ की अवस्था ढलती हुई है, अर्थात वह वयस्कावस्था को पार या वयस्कावस्था में है, युवावस्था पार कर चुकी है। अब उनकी भी अधिक काम काज भी तो बनती नहीं है। घर की व्यवस्था जैसे तैसे देखती और तभी ऊपर से राधा भाभी जो है पापड़ लेकर के आ जाती। ये रहा प्रस्तुत अंश का
व्याख्या। अब देखो बेटा विशेषार्थ। गद्यांश की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहपूर्ण है। शैली संयत एवं मनोमार्मिक बन पड़ी। लेखक बुआ की अवस्था का चित्रण बखूबी से किया। ये रहा विशेषार्थ। अब आ जाइएगा जो अंश महत्वपूर्ण है उसको हमने बताया तुमको। दूसरा और ही एक अंश है जो महत्वपूर्ण है। देखो, शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बहुत प्रसन्न हुई और यह सोच सोचकर कि जब वे आए सब दे देंगे, तो उनकी समझी जो है पुरानी बातों की दोहरानी देकर उनकी मिलनसारता का कितना प्रशंसा करें। उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बगिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग ला करके रात में उन्हें साड़ी रंगी। शादी में सफेद गाड़ी सफेद साड़ी पहन करके जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। माने पहले से ही वह सजा हो गई थी। ये कल की ओर दौड़ रहा था तक। अब संदर्भ तो पूर्वत है। प्रसंग जो है प्रस्तुत गद्यांश में बुआ की सगाई की रस्म को तैयारी कर रही। बुआ जो है सगाई की रस्म की है ना तैयारी कर रही है और वे आमंत्रण की राह निहारती है कि किस समय आमंत्रण आए और वो जाए। शाम की राधा भाभी ने बुआ के द्वारा मंगवाई सारी वस्तुएं उन्हें सौंपी। देखे ना, जो चीजें बाजार से मंगाई गई थी सारी चीजें उसने सौंप दिया। व्याख्या है ना, जिसमें चांदी की एक सिंदूरदानी, साड़ी, ब्लाउज तथा अन्य उपहार की वस्तुएं भी थी। बुआ ने एक आना दे करके अपनी साड़ी भी रंग डाली। पीला रंग समधिनों को ऐसे शुभ अवसर पर अच्छा भी लगेगा। बुआ ने इतनी अच्छी उपहार की वस्तुएं देख करके बहुत खुश जाहिर की और सोचा कि समधिन भी बहुत खुश होगी। इतनी अच्छी उपहार की भेंट देख करके वे तो
मेरी भूरी भूरी प्रशंसा करने में भी नहीं चुकेगी। बुआ मन में प्रसन्न भी अति गदगद हो रही थी। तब ये जो हो गया व्याख्या, देखो बेटा, साहित्यकार मनु भंडारी इस प्रकार से जो अंश गद्यांश का दिया है उसका सुंदर चित्रांकन किए। आ जाओ, इसके कुछ विशेषार्थ हैं। गद्यांश की भाषा सरल किंतु तर्कशील हो गई। हाँ, शैली प्रांजल प्रभावकारी बन गई है। ये रहा बेटा द्वितीय अंश का व्याख्या विशेषार्थ। आज आप तृतीय अंश। तृतीय अंश क्या कहता है देख लो, अंडरलाइन रेखांकित करो। 7 बजे के धुंधल के में राधा ने ऊपर से देखा कि दीवार की सटी गली की ओर मुंह की मिल गया ना, तो यहां से लेकर मुंह की एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर गया, मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा बुआ सर्दी में यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगी क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने ही बोलते हुए पूछा, पर 7 के बजे 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे की है। इस तरह से ये 5 बजे की था तक अपने को व्याख्या करने, ये अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा। ठीक।